चलिए, and before I begin with today's topic, अपने टॉपिक पे जाने के पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्हें एलिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कोर्सेज वगैरह के बारे में, एक बार मैं ब्रीफ में आपको जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में बता देता हूँ, एंड देन वील बी स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, देर आर टू बैचेस, वन इज फाउंडेशन बैच एंड द अदर इज स्टेट स्पेसिफिक बैच। अब देखिए, ये इस बात को समझिए कि ये डिवीजन क्यों है ये दो। तो जैसा आप सबको पता है कि स्टेट जो भी जुडिशरी के एग्जाम है स्टेट वाइज हैं, अलग अलग है ना, हर स्टेट का अलग एग्जाम होता है। और जो सिलेबस आप देखेंगे किसी भी स्टेट जुडिशरी का, उसका मेजर पोर्शन कॉमन होता है, सेम होता है, थोड़ा सा पोर्शन डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं तो लगभग 80% जो है वो सिलेबस कॉमन है। जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो मोर और लेस 20% होता है सिलेबस में जो डिफरेंस। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, मतलब ये ट्रेंड है कि अगर उन्हें कोई कोर्सेज लेने हैं, जैसे कोई यूपी का स्टूडेंट है तो वो उसे लगता है कि मैं यूपी में ही सिर्फ ज्वाइन करूं, कहीं और नहीं करूं। तो इसीलिए ऑनलाइन का मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स और किस तरीके से हमने इन कोर्सेज को फ्रेम किया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमन जो है वो 80% सिलेबस है, 20% डिफर करता है। लॉ के सब्जेक्ट्स लगभग हर जगह कॉमन है, थोड़े कुछ एडिशनल हर स्टेट में होते हैं। तो जितना कॉमन पोर्शन है उसको कवर करने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच होता है ना। अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन इस फाउंडेशन बैच की 15 मंथ्स है, ठीक है। और इसमें वो कॉमन पोर्शन कवर कराया जाता है। इसके अलावा क्योंकि आप किसी एक स्टेट, किसी स्पेसिफिक स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट करेंगे, तो उसके लिए स्टेट स्पेसिफिक बैचेस हैं, जिसमें वो रिमेनिंग पोर्शन फाउंडेशन में जो कवर हो गया उसके अलावा जो बचा वो 20% आपको इन बैचेस में मिल जाएगा। इनके लिए आप अलग से जब भी ये बैच स्टार्ट होते हैं, अच्छा ये रेगुलर चलता रहता है। फाउंडेशन बैच स्टेट स्पेसिफिक तब होता है जब किसी एक स्टेट की वैकेंसी आई हुई होती है, नोटिफिकेशन होता है, उस समय पे स्टेट स्पेसिफिक बैचेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फाउंडेशन बैच से कनेक्टेड कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं, पहले फीचर्स बता देता हूं इस ऑनलाइन फाउंडेशन बैच के। तो इसमें सबसे पहले तो लाइव क्लासेस है ऑन 15 सब्जेक्ट्स। Earlier, we were providing around 12 subjects. अभी we have increased the number of subject in this batch क्योंकि duration भी बढ़ा है। Now it is around 15 months, 15 सब्जेक्ट। और ये वो 15 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जो मोर और लेस कॉमन है लगभग हर स्टेट जुडिशरी में। अभी उसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइव लेक्चर्स होते हैं इसी तरीके से जैसे आज हम ये लाइव लेक्चर कर रहे हैं। इस लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। अभी जो लाइव लेक्चर खत्म होगा विद इन 24 to 48 आवर्स, यही आपको ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है, आप उसको एक बार दोबारा देख सकते हैं उस रिकॉर्डेड वीडियो को। इसके अलावा जैसा अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, चैट का ऑप्शन है आपके सामने। इंटरफेस पे एक चैट का ऑप्शन है। वन ऑन वन आप फैकल्टी से इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मैं खुद भी आपसे सवाल करूंगा और आपके जहन में कोई डाउट आता है तो आप तुरंत चैट के थ्रू वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्लासरूम नोट्स, जिसका भी आज आपको सैंपल मिल जाएगा, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सिविल सूट, इसमें मैं आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा पूरे, है ना। हर फैकल्टी का अपना तरीका होता है, कुछ फैकल्टीज पीडीएफ में दे देते हैं, कोई डिक्टेट करता है, जैसे मैं नोट्स डिक्टेट करता हूं तो वो मैं आपको करूंगा आज सीपीसी के। इसके अलावा स्टडी मटेरियल होता है हार्ड कॉपी में। ये आप जब एनरोल होते हैं फाउंडेशन बैच के लिए तो आपके घर पहुंचता है। जैसे आज का जो हमारा सब्जेक्ट है सीपीसी, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द मॉड्यूल फॉर सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और लिमिटेशन का। ये हार्ड कॉपी में कंटेंट है, क्लास नोट्स में अलग होंगे। उसके अलावा ये हार्ड कॉपी का कंटेंट आपके घर पे डिलीवर होता है, जो हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स को घर पे मिल चुका है अभी। इसके अलावा रेगुलर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। जैसे ही एक सब्सटैंटिव पोर्शन खत्म होगा सिलेबस का, जैसे अपन सीपीसी पढ़ रहे हैं, एक सब्सटैंटिव पोर्शन जब खत्म होगा तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ऐप पे ही, इसी बैच में जिसमें आप आज ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। इस बैच में आपको ये इसके भी बहुत सारे सैंपल टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, दैट इज वन ऑफ देम। तो यहाँ अपन उसको टॉपिक वाइज रखते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अलावा रेगुलर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं, वो होते हैं सिलेबस वाइज। जैसे एक सब्सटैंटिव पोर्शन खत्म होगा तो मेंस का जो पैटर्न होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, वो आप लिख के और अपनी जो कॉपी है वो ऐप पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उस पे इंडिविजुअली भी आपको रिमार्क मिलेगा, रिव्यू एक मिलेगा। और उसके अलावा मेंस के जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, हर टेस्ट पे लाइव डिस्कशन होता है ऑन ईच क्वेश्चन।
कि उसका आंसर एक्चुअली होना क्या चाहिए था, उसके एक सिनॉप्सिस पे लाइव डिस्कशन होता है उस टेस्ट के। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस ऑफ जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो भैया क्योंकि जीके भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे एमपी में 20 नंबर का प्री में आता है, बट यूपी में मेंस में भी आता है, बिहार में साइंस का सेपरेट, तो उस हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन किया गया है, एक सिलेबस डिजाइन किया गया है जनरल नॉलेज का। अपार्ट फ्रॉम दैट वील हैव क्लासेस ऑन इंग्लिश एंड कंप्यूटर एज वेल। ये सारी क्लासेस इसमें। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन बैच के ये फीचर्स हैं जो लगभग हर स्टेट जुडिशरी के लिए जरूरी है। अब बहुत बार ये एक क्वेश्चन मैं फेस करता हूँ एस्पिरेंट्स का कि सर मैं तो बिहार की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं यूपी की कर रहा हूँ, तो मैं इधर पे कैसे ज्वाइन करूँ या क्या करूँ। तो भाई देखो, जब आप सीपीसी पढ़ रहे हैं जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, कल भी आपने अगर वो यूट्यूब वाला लाइव देखा है, तो मैंने आपको अगर मैटर एंड इशू समझा दिया है तो वो दिल्ली में भी वही होगा और वो एमपी में भी वही होगा, वो बिहार यूपी सब जगह वही होगा। आज अपन जो सिविल सूट पढ़ेंगे सेक्शन 9, वो कोई मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए नहीं पढ़ेंगे आप, वो सबके लिए। और वो नोट्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि भले ही वो डीजेएस का क्वेश्चन हो जो प्योरली फैक्चुअल होते हैं, उसी तरीके का कुछ एमपी में भी इस बार पेपर आया था प्री में, हर स्टेट के लिए प्री मेन सबके लिए वो टॉपिक आपका कवर होता है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इसीलिए ये डिविजन बहुत हद तक सही नहीं है। और फाउंडेशन तो भाई पूरा जो कॉमन है वो आपका कवर हो रहा है, उसके बाद जब आपके स्टेट स्पेसिफिक की वैकेंसी आए, स्टेट स्पेसिफिक बैच रहेगा, आप उसको उस स्पेसिफिक टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है सब्जेक्ट की लिस्ट फाउंडेशन बैच में जो कवर होंगे। मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग फाउंडेशन बैच में कवर करेंगे। इन पे क्लासेस, मॉड्यूल सब कुछ होगा, टेस्ट एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों प्रोसीजरल लॉ, उसके अलावा फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट और टीपीए। ये मेजर लॉज हो गए आपके जो फाउंडेशन बैच में कवर होंगे। इसके अलावा फाउंडेशन बैच में कुछ माइनर लॉज होंगे, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, एनआई, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये कोई किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए नहीं है। कुछ स्टेट में कोई एक्ट आता है, किसी में नहीं आता। ये जो लिखे हो मोर और लेस सब में आते हैं। इधर थोड़ा डिवीजन हो जाता है, जैसे एसआरए, लिमिटेशन, एनआई एमपी में आता है, लेकिन पार्टनरशिप्स होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं आता, बट यूपी में आता है। दिल्ली में आर्बिट्रेशन ऐड हो जाता है। इस तरीके के कुछ लॉज हैं। अब यहाँ जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं 15, ये तो आपके फाउंडेशन बैच में कवर हो गए। इसके अलावा अगर आपको डीजेएस टारगेट करना है, आप दिल्ली जुडिशरी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो एडिशनल, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था 20% बचा, वो स्टेट स्पेसिफिक में कवर होगा। यूपी के लिए भी ऐसा ही होगा, बिहार के लिए भी, हर स्टेट के लिए इसी तरीके से स्ट्रैटेजी है और कोर्स है। अब जैसे स्टेट स्पेसिफिक बैचेस की मैं बात करूं, तो जैसे अभी एमपी की वैकेंसी आई हुई है, तो एमपी के लिए हमारे पास ट्रांसलेट, अब क्योंकि 80% वाले में मेजर सब्जेक्ट कवर हो गए जो 10 आते हैं, लॉ के 12 सब्जेक्ट आते हैं एमपी में। बचा लोकल लॉ, तो उसका सेपरेट बैच है। जजमेंट राइटिंग के लिए सेपरेट कोर्स चल रहा है, ट्रांसलेशन ऐसे के लिए सेपरेट है। उसमें भी स्टडी मॉड्यूल, टेस्ट सब कुछ है। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज द मॉड्यूल ऑफ एमपी लोकल लॉ, जिसमें एमपी अकोमोडेशन और एमपी एलआरसी है। इसी तरीके से यूपी वाले स्टेट स्पेसिफिक बैच में आपको उसका लोकल लॉ का मॉड्यूल मिलेगा। और जो एडिशनल चीजें हैं स्टेट स्पेसिफिक में, जैसे इसमें आप ये नहीं देख रहे होंगे, इक्विटी, ट्रस्ट, ईजमेंट, ये क्योंकि फाउंडेशन में हमने नहीं रखा है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में पूछा जाता है। तो जब आप स्टेट स्पेसिफिक बैच ज्वाइन करेंगे तो ये कंटेंट, इसकी क्लासेस और मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आज के इस ब्रीफिंग के बाद वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर आप बिहार में हैं या आप झारखंड में हैं या आप हरियाणा में हैं, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी हैं आप फाउंडेशन बैच पहले ज्वाइन करिए। पूरा प्लेटफॉर्म आपका रेडी हो, वो मेजर है, वो कोर है। अगर आपने सीपीसी ढंग से पढ़ लिया, तो एमपी एलआरसी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इस बात को समझिए। क्योंकि जो कोर है, सब्सटैंटिव लॉ के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं या जो प्रोसीजरल लॉज हैं, वो आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिए, इन डेप्थ पढ़ लिए। और जब हम क्लासेस में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो किसी स्टेट स्पेसिफिक के लिए नहीं होता, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है वो टॉपिक, कि फिर आप किसी भी स्टेट का प्री का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे बनेगा। That's how we go for our different courses. I hope this will clarify that doubt जो बहुत समय से मैं फेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि हम दूसरे स्टेट के हैं तो हम कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक। सो दीज आर दी फैसिलिटीज ऑफ आर ऑनलाइन प्रोग्राम। इसी की तरह हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम है सेपरेट, उसके भी ऐसे ही कुछ फीचर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनमें। उसके लिए आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, अगर ऑफलाइन कोचिंग आप भोपाल में आके सेंटर पे करना चाहते हैं तो। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं विद टुडेस टॉपिक, दैट इज सिविल सूट।
तो भाई देखिए, सीपीसी की एक ब्रीफिंग कल मैंने आपको दी थी, जिसके बारे में आपको मैंने बेसिक चीजें बताई थी पहले, बहुत बेसिक चीजें। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है ना, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये सारी चीजें। अब अपन देखते हैं कि जैसा आपको पता है, सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ है। और इसका रिलेशन भी है सब्सटैंटिव लॉ के साथ। रिलेशन जो मैंने आपको बताया था कि भाई वहां रेमेडी प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उस रेमेडी को इफेक्टिवली देने के लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजरल लॉ होना जरूरी है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 9, जो सब्सटैंटिव लॉ से सबसे ज्यादा कोरिलेट होता है, वो सेक्शन 9 है। क्योंकि ये एक ड्यूटी देता है सिविल कोर्ट्स को कि कोई भी पर्सन अगर लीगल राइट के वायलेशन के केस में आपके पास आ रहा है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको सब्सटैंटिव लॉ में जो रेमेडी दी हुई है वो प्रोवाइड कराएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आपने एक लैपटॉप बुक किया, एक एडवांस, शॉप वाले को एडवांस अमाउंट देके एक लैपटॉप बुक किया। उसने कहा साहब 10 तारीख को आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद वो आपको लैपटॉप बेचने से मना कर देता है। अब जो आपने एडवांस दिया वो आपको वापस मिलना है। इसके अलावा आप कोई और रेमेडी मांगेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने रिलाई करके 10 दिन वेट किया है। ठीक, तो जब आपने वो 10 दिन वेट किया, उसके बाद आपको लैपटॉप नहीं मिला है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का वायलेशन है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक आपके साथ। अब इस कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के वायलेशन के लिए सब्सटैंटिव लॉ, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो रेमेडी प्रोवाइड करता है। क्या क्या रेमेडी है इसमें भाई आपके पास? आप डैमेज ले सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन होगा कोर्ट का, वो डैमेज आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं। आप कोर्ट के थ्रू उस शॉपकीपर को एनफोर्स करा सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं कि नहीं तुम तो अब लैपटॉप दो हमें। इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारे पास सेपरेटली। तो ये जो सारी रेमेडीज की अपन बात कर रहे हैं, डैमेज प्रोवाइड कराने की या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की, ये मिलेगी कहां से? कहां जाओगे इसके लिए? सिविल कोर्ट जाओगे। क्या प्रोसीजर होगा? क्या करेंगे अपन सिविल कोर्ट जाके? जैसे क्रिमिनल में होता है कि आपने एफआईआर लिखवा दी, पुलिस स्टेशन ले, सिविल में क्या होगा? तो उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट के पास जाते हैं, जिसे कहा जाता है प्लेंट। आप एक प्लेंट लेके जाते हैं अपनी एक एप्लीकेशन की, साहब हमारे साथ ये हुआ, ये हमारा लीगल राइट था और उसका ये वॉयलेशन किया गया है। ऐसे करके आप जाते हैं अपने सिविल कोर्ट और वहां सूट फाइल करते हैं। किस लिए? एनफोर्स कराने के लिए अपने उस कॉन्ट्रैक्चुअल राइट को वहां आप रेमेडी लेने जा रहे हैं। अब अगर ये जो प्रोसीजर है कोर्ट जाने का, उसकी पूरी प्रोसीडिंग का, ये अगर इफेक्टिव नहीं होगा, तो उस राइट का कोई मतलब नहीं। क्योंकि राइट कब अच्छे से परफॉर्म करता है, राइट का मतलब कब है? जब उसके लिए एक इफेक्टिव रेमेडी हो। लेकिन इफेक्टिव रेमेडी भी सिर्फ मेंशन कर देने से कुछ नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए, वो आप तक पहुंचनी चाहिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू। और वो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म जो रेमेडी पहुंचाने का है सिविल मैटर्स में, वो है आपका सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। और मैं आपको बता दूं, अगर आप डीजेएस या हरियाणा जैसे स्टेट देखें, इस बार एमपी का प्री भी कुछ उसी लाइंस पे था। और बिलीव मी, धीरे धीरे हर स्टेट जुडिशरी उस पे जा रही है कि अब इससे काम नहीं चलेगा कि ये किस रूल में लिखा है या किस सेक्शन में। अब आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप प्री भी नहीं निकाल पाएंगे। अब वो जमाने गए कि एमसीक्यू रट लिए, वन लाइनर रट लिए। कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू। ठीक है, तो सीपीसी कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा अगर ये आपने प्रोसीजरल लॉज ढंग से पढ़े हैं तो देखिए, अब सीपीसी जो मैंने आपको बताया कि भैया एक इफेक्टिव मैकेनिज्म आपको दे रहा है। सेक्शन 9 जो है सीपीसी का, वो कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, सिविल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन की। आई होप आप सब अपने साथ सीपीसी का बेरेट लेके बैठे हैं। एक बार बेरेट में सेक्शन 9 रीड करते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको और डिटेल्स बताता हूं। तो सेक्शन 9 देखिए बेरेट में, पार्ट 1, सूट्स एंड जनरल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 9 उससे रिलेटेड है। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. अब देखिए, ये जो 9 है, ये ज्यूरिसडिक्शन बहुत ही ब्रॉड सेंस में बता रहा है सिविल कोर्ट का, कि कोई भी सूट आपके पास आता है, कैसा सूट ऑफ सिविल नेचर, तो आपको उसे ट्राई करना है।
ठीक, ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। जिनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया गया है या तो सीपीसी में या किसी और लॉ के थ्रू, उनको छोड़ दीजिए। बाकी सारे जितने भी आपके पास सूट आएंगे सूट ऑफ सिविल नेचर, उनको आपको ट्राई करना ही है। ठीक। और ये जो वर्ड, अब देखिए यहां एक एक प्रोविजन में एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे स्टार्टिंग है इसकी, द कोर्ट शैल। इस शैल का क्या मतलब है? आप कई जगह में देखेंगे यहां लिखा हुआ है शैल। शैल मतलब द कोर्ट्स आर बाउंड टू ट्राई दैट मैटर। अगर कोई सूट सेक्शन 9 के हिसाब से एलिजिबल है एंटरटेन होने के लिए, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ अ सिविल कोर्ट टू एंटरटेन दैट मैटर। शैल मतलब मैंडेटरी है। तो ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है सिविल कोर्ट के ऊपर कि आपके पास कोई सूट ऑफ सिविल नेचर आ रहा है तो आपको एंटरटेन करना है। अब सेक्शन 9 में आपको लग रहा होगा ये सारे कोर्ट्स, सारे सिविल कोर्ट्स की बात चल रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग बटा हुआ है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन अलग है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अलग है, अलग अलग लिमिट्स दी हुई हैं। तो भाई इसीलिए तो यहां लिख दिया है अनलेस बार्ड बाय लॉ। तो सेक्शन 9 अगर अपन देखें तो सेक्शन 9 के ब्रॉडली दो एस्पेक्ट अपन देख सकते हैं, या आप समझ में आएंगे आपको। सेक्शन 9 के दो एस्पेक्ट हैं। एक है आपका पॉजिटिव या एफर्मेटिव, पॉजिटिव एस्पेक्ट या अफर्मेटिव, और एक है इसका नेगेटिव। क्या कौन सा पार्ट सेक्शन 9 का वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव पार्ट है और कौन सा नेगेटिव पार्ट है सेक्शन 9 का? तो जो पहला पार्ट है 9 का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी सूट ऑफ सिविल नेचर आपके पास आता है तो आपको उसे ट्राई करना है, दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 9। इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बार कर रहा है। क्या बार कर रहा है? कि अगर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उस सूट को ट्राई करना कहीं पे मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है सीपीसी में या किसी दूसरे लॉ में, तो उसको आप ट्राई नहीं करेंगे। ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया। पॉजिटिव पोर्शन पहला वाला, कि भाई कोई भी सूट ऑफ सिविल नेचर आपके पास आएगा तो यू शैल, शैल लिखा है उसमें, आपको ट्राई करना ही है। एक्सेप्टिंग जो लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली वो बार किया गया है अगर किसी लॉ में, तो मत करिए, अदरवाइज आपको करना है। इसलिए दो एस्पेक्ट हैं सेक्शन 9 के, पॉजिटिव है, वन इज नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सेक्शन 9 रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कोर्ट के ऊपर, और वो भी उन्हें बाउंड कर रहा है शैल वर्ड यूज करके। अब आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा सब्सटैंटिव लॉ और सीपीसी का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कल की क्लास से, कि भाई उसको इफेक्टिवली अगर रेमेडी प्रोवाइड करानी है तो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म चाहिए। कैसे इफेक्टिव बना रहे हैं? इस तरीके से ड्यूटी बाउंड किया है सिविल कोर्ट्स को कि कोई भी सूट ऑफ सिविल नेचर आएगा यू हैव टू एंटरटेन। आपको उसे एंटरटेन करना है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है आपका कि आपका मन हुआ तो करेंगे बाकी भगा देंगे। जुडिशियल की प्रिपरेशन थोड़ी है कि मन हुआ तो पढ़ लिया नहीं तो नहीं पढ़ा। है ना, यहां मन से नहीं होगा, मैंडेटरी है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें और आप नोटिस करेंगे सेक्शन 9 में, अभी मैं एक्सप्लेनेशन वगैरह पे भी आता हूं। पहले दो चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। इसका जो हेड नोट है, ये जो बोल्ड वाला पार्ट है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट, यहां लिखा है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। और जब अपन उसके मेन कंटेंट पे जा रहे हैं तो लिखा है द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। तो दो अलग अलग टर्म इस्तेमाल करे गए हैं भाई। एक तो आपका है सिविल सूट, और दूसरा किया गया है सूट ऑफ सिविल नेचर। क्या ये दोनों अलग हैं? सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर? और अगर ये दोनों अलग हैं, अगर ये दोनों अलग हैं, तो क्या डिफरेंस है? और सीपीसी किस में डील करता है, सिविल सूट में या फिर सूट ऑफ सिविल नेचर में? किस में डील करता है सीपीसी? पहले तो आप इतना बताइए, क्या ये दोनों बातें डिफरेंट हैं क्या? क्या लगता है? Yes, Chanchala says yes. Pawan says yes. All right, all right. Monica also says yes. डिफरेंस है। अच्छा, सीपीसी किस में डील करता है? चलिए, आपने इतना बता दिया कि अब वो डिफरेंस क्या है वो तो मैं समझाऊंगा, उसी के लिए आज अपन ने क्लास रखी है। सीपीसी किस में डील करता है? इसमें या इसमें?
बोथ। गुड। आप कह रहे हैं बोथ। ऑल राइट। चलिए, इसका कंक्लूजन तो क्लास की एंड में होगा कि किस में डील कर रहा है। ठीक है। होते क्या है या डिफरेंस क्या है, वो अपन समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसीलिए मैं बात करूंगा सिविल सूट की। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? सिविल सूट। देखिए, सिविल सूट वो है जिस सूट में कोई पर्सन एक सिविल लीगल राइट एनफोर्स कराने आए। क्या एनफोर्स कराने आए? सिविल लीगल राइट एनफोर्स कराने अगर कोई पर्सन जा रहा है, सूट फाइल कर रहा है, तो वो सूट कैसा है? सिविल सूट। सिविल लीगल राइट। क्रिमिनल नहीं होना चाहिए वो। अगर क्रिमिनल में डील हो गया तो वहां गया। सिविल राइट होना चाहिए। ठीक। और कैसा होना चाहिए? लीगल। मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, आपके मॉरल ड्यूटीज भी होती हैं। वो क्या लॉ कंसीडर करता है? लॉ वैसे ही कंसीडर नहीं करता। जैसे मान लीजिए आप भोपाल के शाहपुरा लेक के बगल में बैठे हुए हैं। आप बहुत अच्छे तैराक हैं, अच्छी स्विमिंग आपको आती है, वहां एक बच्चा डूब रहा है उस लेक में। आप उसको बचा नहीं रहे हैं, लेकिन आप बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, उधर वीडियो बना रहे हैं उसका। आप बचा नहीं रहे हैं। क्या उस लड़के के लीगल राइट का वॉयलेशन है, या आप क्या ड्यूटी बाउंड थे बचाने के लिए? आपने नहीं बचाया तो कोई रॉन्ग कमिट करा क्या उसको ना बचा के आपने? नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट योर लीगल ड्यूटी, इसीलिए लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं। उसका कोई लीगल राइट थोड़ी था क्लेम करने का हमसे। लेकिन यही मान लीजिए लाइफ गार्ड लगे हुए हैं लेक पे, और कोई बच्चा डूब रहा है, वो उसको नहीं बचाता है, तो जो लाइफ गार्ड है भैया, वो ड्यूटी बाउंड है वो काम करने के लिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नहीं करेगा तो वो लीगल राइट का वॉयलेशन करेगा। सो सिविल सूट क्या होगा? सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन एनफोर्स कराने जब आप कोर्ट जाएंगे तो वो सिविल सूट होगा। किसी भी सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन आपके। बहुत सारे राइट्स आपको सिविल में मिले हैं, जैसे राइट टू रेपुटेशन। जैसे अगर मैं टॉर्ट की बात करूं, एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो अराइज हो रहा है वो भी सिविल राइट है, कॉन्ट्रैक्ट इज सिविल लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो राइट आपने, जैसे आपने एडमिशन लिया, फीस सबमिट करी, अब आपका एक राइट है पढ़ने का, अगर वो वॉयलेट होगा तो आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि मैं अपना कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट वॉयलेट हो रहा है। ऐसे ही अगर अपन टॉर्ट की बात करें तो लॉ ने कुछ प्राइवेट राइट्स दे रखे हैं हर इंडिविजुअल को, जैसे राइट टू रेपुटेशन इज वन ऑफ देम। कोई उस रेपुटेशन का वॉयलेशन करता है तो वो रॉन्ग कमिट कर देता है, डिफेमेशन का। ऐसे ही मिला हुआ है राइट टू बॉडीली फ्रीडम, है ना, एंड मूवमेंट। अब उसको अगर कोई रिस्ट्रिक्ट करता है, आपके साथ बैटरी करता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करता है, तो वो भी आपका वॉयलेशन है राइट का। उसके लिए उसको एनफोर्स कराने आप कोर्ट जाएंगे, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई ट्रेसपास करता है आपकी प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल, अगर कोई ट्रेसपास करता है आपकी प्रॉपर्टी के साथ, मूवेबल प्रॉपर्टी में एक टर्म यूज होता है कन्वर्जन। अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कन्वर्जन करता है तो आपके उस लीगल राइट का वॉयलेशन है, सिविल लीगल राइट का। उसको एनफोर्स कराने आप कोर्ट जाएंगे, दैट विल बी अ सिविल सूट। किसी भी सिविल राइट के वॉयलेशन को, या किसी भी सिविल राइट एनफोर्स कब कराओगे? जब वॉयलेशन होगा। कल अपन ने पढ़ा था ना कॉज ऑफ एक्शन। सो कॉज ऑफ एक्शन वही है। एक बार फिर से उसको ब्रीफ में यहां आपको बता दूं, इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। कॉज ऑफ एक्शन मतलब, कल बताया था, कॉज ऑफ एक्शन मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट प्लस इट्स वॉयलेशन। वॉयलेशन। ठीक है, लीगल राइट होना चाहिए आपके पास और उसका वॉयलेशन होना चाहिए दूसरे पर्सन के द्वारा। मान लीजिए, इसके लिए एग्जांपल देखिए, दो पड़ोसी हैं, ए और बी। ये प्रमाइस है ए का, ये प्रमाइस है बी का। दोनों पड़ोसी हैं, हंसी हंसी खुशी रह रहे थे काफी टाइम से। बाद में ये होता है कि ए जो है, ये जो बाउंड्री बनी हुई थी दोनों के प्रमाइस में, ए जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ाता है, एनक्रोच करता है बी के प्रमाइस में, और इस बाउंड्री को यहां कर देता है, इसका प्रमाइस थोड़ा सा अपने प्रमाइस में अंदर ले लेता है। अब भैया जो राइट टू प्रॉपर्टी था बी का, या पोजेशन का जो राइट है उसका अपने प्रमाइस में, उसमें एनक्रोचमेंट, उसका वॉयलेशन किया ए ने। क्या बी के पास कॉज ऑफ एक्शन है? क्या ये एक कॉज ऑफ एक्शन है? क्या इससे कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है? बताइए।
ए ने अगर बाउंड्री वॉल बढ़ा ली अपने प्रमाइस की, कॉज ऑफ एक्शन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि राइट टू पोजेशन था बी का, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट थी, उसका वायलेशन कर दिया बी ने, सो दिस गिव्स अ कॉज ऑफ एक्शन टू बी। ए ने उसका वायलेशन कर दिया, सो दिस गिव्स अ कॉज ऑफ एक्शन टू बी। बी अब इसके लिए कोर्ट जा सकता है। कॉज ऑफ एक्शन जो कल बताया था, एक्शन मतलब लीगल प्रोसीडिंग करना, उसका कारण दे दिया ए ने, एनक्रोचमेंट। मान लीजिए बी कोर्ट गया, सूट फाइल किया, और डिग्री आ गई बी के फेवर में, कोर्ट ने बोल दिया हाँ भाई ये इसकी जमीन है, आप इस पे कब्जा नहीं करेंगे, वापस हटाइए। चलिए ए ने कोर्ट की इज्जत रखते हुए इसको वापस कर लिया, ठीक है, वापस कर लिया इसने, वापस भाई ने अपनी बाउंड्री वहां कर ली। लेकिन फिर एक साल बाद, एक साल बाद फिर दोबारा ए ने वही हरकत करी, दोबारा इसने अपनी बाउंड्री यहां तक कर ली, इतना एरिया उसने अपने प्रमाइस में ले लिया। क्या ये अलग कॉज ऑफ एक्शन होगा? क्या ये एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन या सेम है पुराना वाला? क्या ये एक सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है? बिल्कुल है। क्यों है? देखिए लीगल राइट वही है, लेकिन वॉयलेशन दोबारा हुआ, इसीलिए नया कॉज ऑफ एक्शन है। बी दोबारा कोर्ट जाएगा इसके लिए, बिकॉज दिस इज अ वॉयलेशन सेपरेट फ्रॉम द प्रीवियस वन। पहले एक अलग वॉयलेशन हुआ था, ये दूसरी बार इसने वॉयलेशन किया, फिर जाएगा ये कोर्ट। बिल्कुल। अब आप रेमेडी लेंगे उससे, फिर इंजंक्शन इंजंक्शन आप ले सकते हैं, वो सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाट कॉज ऑफ एक्शन इज, ठीक है। और कहीं पे भी आपके सिविल लीगल राइट का वायलेशन है, आप उसको एनफोर्स कराने कोर्ट जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल सूट। बहुत सिंपल प्लेन चीज। अब जो एक टर्म इधर पे यूज किया गया है, सूट ऑफ सिविल नेचर, उसको समझिए कि इन्होंने सूट ऑफ सिविल नेचर क्यों यूज किया। क्यों नहीं सिविल सूट लिख दिया सीधे? ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है भैया, ये कोई गलती से कर दिया हुआ काम नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये लिखा गया है सूट ऑफ सिविल नेचर। क्यों हुआ है वो आपको अभी समझ में आएगा। कुछ आप अगर अपने से बता पाए तो बहुत अच्छा है। सूट ऑफ सिविल नेचर, क्यों ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, क्यों आपने सीधा सिविल सूट नहीं किया? तो सूट ऑफ सिविल नेचर जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। सेक्शन 9 के एम्बिट को थोड़ा बढ़ाने के लिए सिविल सूट की जगह सूट ऑफ सिविल नेचर वर्ड का इस्तेमाल किया है यहां पे लेजिस्लेचर ने, इस एक्ट में, ठीक। चंचला ने कुछ लिखा है, देयर मे नॉट बी अ सिविल राइट बट द सूट अपीयर्स टू बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट। ओके, चंचला ने लिखा है देयर मे नॉट बी अ सिविल राइट बट द सूट अपीयर्स टू बी फाइल्ड इन सिविल कोर्ट। तो सूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाएगा चंचला ये। प्रिया कह रही है दैट नॉट एवरी टाइम द एंटायर इशू विल नॉट बी सिविल, देयर कैन बी एंसिलरी इश्यूज। ऑलराइट प्रिया, दैट इज करेक्ट। चंचला ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी आएगा अर्चिस, 2 मिनट रुको। ये बिल्कुल सही नहीं है कि सिविल राइट का वायलेशन ना हो तो भी सूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। सिविल राइट और उसका वायलेशन तो पहले जरूरी है, एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट के लिए तो जाना ही है। देखिए समझिए अब इस चीज को, ये हो गया आपका सिविल सूट, ये हो गया आपका सिविल सूट। सिविल सूट मतलब सिविल लीगल राइट का एनफोर्समेंट के लिए जो आपने किया, ठीक। ये एसेंस है। इसी के साथ इसमें थोड़ा क्या इंक्लूडेड है, कोई सोशियो या रिलीजियस इशू भी इंक्लूडेड है। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा क्या इंक्लूडेड है, सोशल या फिर रिलीजियस इशू, सोशल या रिलीजियस इशू भी इंक्लूडेड है। अब ऐसा भी हो सकता है कोई मैटर जिसका एसेंस तो सिविल राइट का वॉयलेशन ही है, वो इन एसेंस तो सिविल सूट है, लेकिन उसके साथ कुछ एंसिलरी चीजें एडेड हैं, थोड़ा सा सोशल एलिमेंट भी है या रिलीजियस मैटर भी है। इसको बेसिकली कहा जाता है आपका सूट ऑफ सिविल नेचर।
इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो ब्रॉड हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सूट ऑफ सिविल नेचर। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, एक गांव में एक पर्सन रह रहा है, जैसे अगर आपने स्वदेश पिक्चर देखी है, मान लीजिए किसी एक पर्सन को उसकी कास्ट से एक्सपेल कर दिया गया। जो कास्ट की कमिटी होती है ना, उसकी समितियां होती हैं कास्ट की, उसके अध्यक्ष होते हैं युवा नेता अपने यहाँ। भारी मोहल्ले में चार एक कास्ट के, गुड्डू भैया, बबलू भैया, ऐसे फोटो खिंचवाते हुए। तो बढ़िया एक एसोसिएशन है कास्ट की। उन्होंने उस कास्ट के एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी कास्ट से एक्सपेल कर दिया कि भैया तुम्हें हम निकाल रहे हैं कास्ट से। क्या ये सिविल सूट है? अभी आप ये बताइए, क्या ये सिविल सूट है? क्या यहाँ पे सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन है किसी पर्सन को उसकी कास्ट से एक्सपेल कर देना? एक्सपेल करने का मतलब क्या किया उन्होंने, और सुन लीजिए कंसिक्वेंस, कि भैया जो उस कास्ट के जो भी फंक्शन होते हैं उसमें उसको इनवाइट नहीं किया जाता। उस कास्ट के जितने लोग हैं उसको घर नहीं बुलाते। अपने किसी सेरेमनी, फंक्शन, शादी वादी में नहीं बुलाते, है ना। उन उसके साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया लोगों ने। कोई उस घर से उस घर या उसके लोगों से बात नहीं करता है। क्या इसमें कोई सिविल लीगल राइट लग रहा है आपको जो वॉयलेट हो रहा है? कोई सिविल लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा। कहां आपको यह अधिकार दिया गया भाई? कहीं नहीं दिया गया। लेकिन इसी में अगर अपन ये कर दें, अगर मान लीजिए मोहल्ले का एक कुआं है और वहां उसे कास्ट से एक्सपेल कर दिया गया है और अब उसे उस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, या वहां एक मंदिर है या पब्लिक रोड है, उससे निकलने से मना किया जा रहा है या रोक दिया गया उसको। कास्ट से आपने भगा दिया और आप उसको सड़क से, पब्लिक रोड है उससे निकलने नहीं दे रहे हैं। अभी क्या सिविल लीगल राइट का वायलेशन है इधर? क्या सिविल लीगल राइट का वायलेशन है? डेफिनेटली है। आर्टिकल 19 में उसको फ्रीडम मिली है, ठीक है। लिबर्टी 21, 15, आर्टिकल 15 में उसको राइट मिले हैं पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेस करने का। यहां आपने क्या किया? उसका सिविल लीगल राइट वायलेट कर दिया। तो वो, अब ये जो है, यहां आप देखिए सिविल लीगल राइट का भी वायलेशन है और ये एक सोशल इशू भी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट इन एसेंस क्या हो रहा है? उसको सड़क से निकलने नहीं दे रहे हैं, उसको मोहल्ले में घुसने नहीं दे रहे हैं, उसको मंदिर या कोई कम्युनिटी सेंटर उसमें जाने नहीं दे रहे हैं। इन एसेंस क्या है? वो सिविल सूट है। क्यों? क्योंकि सिविल लीगल राइट का वायलेशन। सो इन एसेंस वो सिविल है, लेकिन साथ में एंसेलरी उसके साथ कुछ सोशल इशू है उसमें। कास्ट के बेस पे किया जा रहा है, उसको कास्ट से एक्सपेल किया गया है। सो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, लेकिन इन एसेंस क्या है? वो ये है कि उसके सिविल लीगल राइट का वायलेशन। जब भी ऐसे सिविल लीगल राइट का वायलेशन और साथ में कोई रिलीजियस मैटर हो, सोशल मैटर हो, जैसे मैंने ये आपको एग्जांपल दिया कास्ट का, इस ब्रॉड कैटेगरी को कहा जाता है सूट ऑफ सिविल नेचर। इसीलिए एक्सप्रेसली ये वर्ड सेक्शन 9 में इस्तेमाल किया गया कि यहां कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कि क्योंकि इसमें सोशल इशू भी इन्वॉल्व है इसीलिए इसको कवर ना करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भैया उसमें एक सिविल लीगल राइट का भी वायलेशन है। हाँ, सिर्फ ये इशू तब तक प्योरली सोशल नेचर का है और उसमें किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं है जब तक उसे कास्ट से निकाला गया, लोग उसको अपने घर नहीं बुलाते हैं, उससे कोई बात नहीं करता है, उसको शादियों में इनवाइट नहीं किया जाता है। ये सब अगर होता है तो ये प्योरली सोशल नेचर का मैटर है, इसमें कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, एंड दिस वोंट बी कवर्ड बाय द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ 9। इसके लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते। जैसे ना अपन ऑलरेडी एक्सपेल्ड हैं अपने घर वर से, रिश्तेदार रिश्तेदार बुलाते ही नहीं अपने को शादी वादी में, कहीं किसी फंक्शन में मुझे इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि अपन मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं। अब अंकल ने पूछा बेटा गुलाब जामुन कैसी बनी, अपन बोल देते अंकल बहुत खराब है, आज तू, इससे अच्छी तो मिलन देता हमारा। ऐसे अपन मुंह पे बोल देते हैं, इसलिए अपने को बुलाया नहीं जाता। इसके लिए कोई सिविल सूट नहीं फाइल होगा, समझ रहे हो? भाई आप शादी में नहीं बुला रहे, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन, है ना। लेकिन एक पब्लिक रेस्टोरेंट, उसमें जाने से मुझे रोक दिया जाएगा, दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ माय सिविल लीगल राइट। बात समझ रहे हैं? तो जब तक मैटर सिर्फ और सिर्फ सोशल नेचर का है, रिलीजियस नेचर का है, वो इसमें नहीं आएगा।
हाँ, इन एसेंस अगर उसमें किसी सिविल राइट का वायलेशन है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है इसी को अपन कहते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। कहीं इसीलिए सूट ऑफ सिविल नेचर कि इन एसेंस तो वहां एक सिविल राइट का वायलेशन है, बट साथ में उसमें एंसिलरी कुछ इश्यूज हैं। तो जस्ट बिकॉज कि उसके साथ कुछ और इश्यूज भी हैं, रिलीजियस और सोशल, आप उसको एनफोर्स नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अगर ये वर्ड इस्तेमाल होता सिविल सूट, तो ये प्योरली फिर कन्फाइंड हो जाता ऐसे मैटर जहां सिर्फ सिविल लीगल राइट का वायलेशन है। अगर कनेक्टेड है उससे चीजें दूसरी, उसमें कोई रिलीजियस कंसर्न है या कोई सोशल कंसर्न है, तो ये चीजें हट जाती। इसीलिए इसके एम्बिट को बढ़ाने के लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल करा गया है, सूट ऑफ सिविल नेचर। को डाउट से आपके वो ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं इसके बाद। अनमोल से सर, तो बेसिकली इफ एनी लीगल राइट ऑफ अ पर्सन इज वायलेटेड अदर देन द क्रिमिनल केसेस इट विल कॉन्सिडर। बिल्कुल सही है। लीगल लीगल राइट वायलेट हुआ है और वो क्रिमिनल नहीं है अगर, तो वो सिविल में आएगा। बिल्कुल ठीक है अनमोल। नवीन, बट सर हियर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल राइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इशू, शुडंट बी अ सिविल सूट ओनली। नवीन, इट इज क्लब्ड। देखो, इट इज क्लब्ड, दोनों एक कॉम्बिनेशन है। आप उसके सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, बट देयर इज अ सोशल इशू इन्वॉल्व। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज इन सोशल इशू, इज अ सोशल इशू। साथ में वो एंसिलरी है, उससे इंडिपेंडेंट तो है, मतलब भाई एक मैटर उसमें इन्वॉल्व तो हो गई। इसीलिए मैंने ये बनाया आपके सामने यहाँ पे कि सूट ऑफ सिविल नेचर में दोनों चीजें हैं, सोशल और रिलीजियस वाला भी है, और साथ में इन एसेंस सिविल भी है, तभी कवर होगा। प्योरली अगर वो सोशल मैटर है, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक्सपेल कर दिया कास्ट से किसी पर्सन को, कि लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी प्योरली अ सोशल इशू, क्योंकि उसमें ये एडेड नहीं है, सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन साथ में उसमें है नहीं, इसलिए उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे लॉ में। उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसके लिए आप सूट फाइल नहीं करेंगे। हाँ, रिजल्ट्स इन अ सोशल इशू, सिद्धार्थ, बहुत हद तक ये कह सकते हैं, बहुत हद तक ये कह सकते हैं। या तो उसका कंसिक्वेंस है, या सोशल इशू के कंसिक्वेंस के कारण सिविल राइट वायलेशन किया जा रहा है किसी का, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। तो इस तरीके के मैटर कहीं छूटे ना, इसीलिए सूट ऑफ सिविल नेचर वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंस्टेड ऑफ सिविल सूट, जिसमें आपके सिविल लीगल राइट का वायलेशन तो है ही, बट देयर आर एंसिलरी इश्यूज, उससे अटैच्ड या उससे कनेक्टेड और भी चीजें हैं जो कि रिलीजियस या सोशल नेचर की हैं। तो ऐसे इश्यूज को भी अपन देखेंगे, सिविल कोर्ट उनको एंटरटेन करेगा, ट्राई करेगा, इसीलिए सूट ऑफ सिविल नेचर बताया गया। अभी और इसके एग्जांपल्स मैं आपसे पूछूंगा और बताऊंगा। द डोमिनेंट वायलेशन शुड बी ऑफ लीगल राइट, करेक्ट प्रिया, बिल्कुल करेक्ट। द डोमिनेंट वायलेशन शुड बी ऑफ लीगल राइट, उस वजह से कोई ना कोई उसका लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी है। जैसे राइट टू एक्सेस मैंने बताया, शॉप्स, वाटर, ये वो, फूड, शेल्टर, ये सब अधिकार उसके उसको मिला हुआ राइट है, जब तक वो वायलेट नहीं होगा तब तक वो इसमें नहीं आएगा। हाँ, कनेक्टेड चीजें भी हैं, कनेक्टेड चीजें सोशल इश्यूज भी हैं कि उसको आइसोलेट कर दिया गया है ना, ये सोशल इश्यूज भी हैं। ऑल राइट। अनमोल सर, बट अगर सिविल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो उसी पॉइंट पर सिविल लीगल राइट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए तो ये आप समझ इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि सूट ऑफ सिविल नेचर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका अपन ने वाइफरकेशन कर लिया है। लेकिन जब ये एज अ इशू सामने आता है आपके, जब आप इसको एज अ इशू देखते हैं कि भाई किसी को कास्ट के बेसिस पे ये करा गया, या किसी को एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसके किसी सिविल राइट का वॉयलेशन किया गया, लोगों ने उसको कास्ट से एक्सपेल किया। अब कास्ट से एक्सपेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन साथ में सिविल राइट, अब ये ओवरऑल आप मैटर देखोगे अगर, तो उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें एक सोशल इशू भी है और उसमें एक सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन भी है। एक प्योरली सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन हो सकता है, जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया ए और बी वाला, कि ए ने बी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अपनी जो बाउंड्री है उसको बढ़ा लिया है, पोजेशन उसने थोड़ा, वो प्योरली सिविल नेचर, वो प्योरली सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन है, उसमें कोई सोशल इशू नहीं है इन्वॉल्व, उसमें कहीं ना तो कोई सोशल इशू इन्वॉल्व है ना कोई रिलीजियस इशू इन्वॉल्व है। बट इस तरीके के मैटर जिनमें सोशल और लीगल भी है और साथ में आपके सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन है, इन मैटर्स को भी इंक्लूड अपन करेंगे। इन एसेंस वो हो रहा है, दैट इज फाइन,
लेकिन क्योंकि उसकी पिक्चर इस तरीके की है या वो ओवरऑल पोजीशन ऐसी है, तो वो मैटर छूटे ना। अब ये जो क्लबिंग है, ये जो इन्वॉल्वमेंट है या ओवरलैपिंग है चीजों की, है ना, वो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है मैटर्स में जहां ये बहुत स्पेसिफिकली क्लैरिफाई ना हो रहा हो। और एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इस तरीके के देता हूं। जैसे मान लीजिए कि जो राइट है रिलीजियस या सोशल एक्टिविटीज के लिए चंदा लेने का, जैसे अभी आने वाला है, बहुत जल्दी चालू होगा आपका ये, जैसे मान लीजिए गणेश उत्सव जो मनाया जाता है अपने यहाँ, है ना, और मोहल्ले में गणपति जी बैठेंगे, चंदा लिया जा रहा है मोहल्ले के लोगों से। अब ये चंदा मांगना क्या लीगल राइट है? मतलब क्या आप बाउंड कर सकते हैं किसी को कि आप चंदा देंगे इसके लिए? क्या आप बाउंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बाउंड नहीं कर सकते, है ना, ये कोई लीगल राइट नहीं है चंदा मांगना। लेकिन अगर कोई टैक्स इम्पोज किया गया लॉ बना के कि भैया मोहल्ले में मेंटेनेंस के लिए, या मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी में लिए जाते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, तो वो लॉ से इन्फोर्स करे जाने वाले राइट्स हैं। वो लॉ से इन्फोर्स करे जाने वाले राइट्स हैं। लेकिन ये जो आपका ऑफरिंग्स लेने का अधिकार है, ये उस नेचर का नहीं है। सिर्फ चंदा लेना उस प्योरली सोशल नेचर की चीजें हैं, ये रिलीजियस मैटर है प्योरली, उसमें कहीं कोई लीगल राइट इन्वॉल्व नहीं है एज सच। ना तो उसका वायलेशन हो पाएगा क्योंकि एज सच कोई लीगल राइट उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक। अच्छा, राइट टू वर्शिप। राइट टू वर्शिप अगर आपका वॉयलेट होता है, कोई इसको इन्फ्रिंज करता है, तो क्या इसके लिए आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं? राइट टू वर्शिप। अब देखिए, रिलीजियस राइट है ये, रिलीजियस मैटर है ये कैसा है? रिलीजियस है। अब आप कहेंगे सर ये तो रिलीजियस है, या इन एसेंस अभी पहुंचना पड़ेगा, इन एसेंस आपको एसेंस पे आपको पहुंचना पड़ेगा इसमें, राइट टू वर्शिप में। ऑल राइट, तो राइट टू वर्शिप इज अ सिविल लीगल राइट। आर्टिकल 25 देता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 वो अधिकार, वो मेयरली एक रिलीजियस मैटर नहीं है, वो सिविल लीगल राइट है। इसीलिए ये लिखा गया सूट ऑफ सिविल नेचर कि वो भले ही रिलीजियस भी इन्वॉल्व हो, उसमें एंसिलरी चीजें भी हों, बट इन एसेंस अगर किसी सिविल लीगल राइट का वायलेशन है, उसके लिए आप बिल्कुल जाएंगे कोर्ट, उसके लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो अपन ने एक एक्सक्लूजन वाली भी बात करी कि क्रिमिनल रेमेडी हटा के वाला सिविल में आएगा, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेसिकली आपसे। अभी मैं उसको आंसर नहीं करूंगा, आप दिमाग लगाइए, या तो आज क्लास के एंड में, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लिए सूट फाइल होगा या क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा। मान लीजिए एक वाइफ है जो एक सूट फाइल करना चाहती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। एक लेडी है, उसका हस्बैंड बायगेमी करने जा रहा है, दूसरी शादी करने जा रहा है, ठीक है, एंड बाय दैट ही इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बायगेमी, या ही विल बी कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बायगेमी। इसके लिए वो इंजंक्शन मांगने जा रही है कोर्ट के पास, एक सिविल सूट फाइल करके। वाइफ क्या कर रही है? अपने हस्बैंड को बायगेमी कमिट करने से, दूसरी शादी वो करे, उससे रोकने के लिए एक इंजंक्शन का सूट फाइल करना चाहती है। तो क्या कर सकती है? क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा? क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा? हाँ, रिलीजन तो डिपेंड करता है बेटा, वो तो है, मैंने कहा ना वो बाइगेमी कमिट करेगा। सो अनमोल से ये क्रिमिनल में आएगा इसलिए एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बाइगेमी इज एन ऑफेंस। चलिए, इसको अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे क्या होगा ये, है ना, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। चलिए, कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन अभी आ गया इसमें, गुड, दैट्स व्हाट वी वांट, कि आप दिमाग लगाएं। देखो, वो अप्रोच ना काम नहीं आती है अब जुडिशरी के एग्जाम में जहां पे
आप लिस्ट याद करके चले जाएं। अब प्री में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। अब दो तरीके हैं इसको करने के, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो, लिस्ट याद कर लो, या कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझ गए तो फिर कुछ आ जाए आप कर लेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्चुअल पढ़ना इज फार बेटर देन वो लिस्ट याद करना। और इसीलिए जो हमारा पहला फाउंडेशन बैच था, in that there were around 45-50 students. Out of that 20 have cracked the last MPCJ exam, और MPCJ का इस बार पूरा एग्जाम था कंसेप्चुअल, नो मगिंग अप। और इसीलिए बच्चे क्रैक कर पाए वो एग्जाम, क्योंकि कंसेप्चुअली साउंड है। अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिलीव मी, प्री निकाल भी लोगे, मेंस में आप रह जाओगे। आप, मैं कह रहा हूँ, वो भी क्रैक कर लिया तो आप कभी बहुत अच्छा एक रीजन डेवलप नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी रीजनिंग आपकी नहीं होगी जो आगे प्रॉब्लमैटिक होगी। इसीलिए पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ के जाओ, रादर देन मगिंग अप दैट लिस्ट और सेक्शन वेक्शन। वो भी ठीक है, बट अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें, कुछ इससे रिलेटेड नोट्स लिखवा देता हूँ साथ में, और इसको अभी और एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट कन्वे किया है, अभी इसमें केसेस हैं जिनमें चीजें बताई गई हैं, जजमेंट्स दिए गए हैं, उनमें डिफरेंस और क्लैरिफाई करने की कोशिश कोर्ट्स ने करी है। जितने जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें, आपको आएगा अगर लिखने के लिए आंसर, तो मेंस में आप किस तरीके से चीजें लिखेंगे। तो नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू करिए इससे कनेक्टेड एक ब्रीफ। मेरे ख्याल से एक वो ओवरव्यू आपको मिल गया हो, एक आइडिया आपको लग गया कि क्या एक्चुअली सिविल सूट की अपन बात कर रहे हैं, जहां प्योरली सिविल लीगल राइट का वायलेशन है बस। और सूट ऑफ सिविल नेचर में अपन वो मैटर भी इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें रिलीजियस और सोशल इशू भी है, लेकिन इन एसेंस उसमें भी एक सिविल राइट का वायलेशन तो है। तो जैसे ही सिविल राइट का वायलेशन आता है, वो एलिजिबल हो जाता है। उसी को अपन सूट ऑफ सिविल नेचर कह रहे हैं, उस ब्रॉड कैटेगरी। अपन उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इन एसेंस ये तो होगा ही, इन एसेंस ये तो होगा ही, और उसके ऊपर लेयर होगी रिलीजियस या सोशल इशू की। सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सूट ऑफ सिविल नेचर। और सेक्शन 9 ये ड्यूटी देता है कोर्ट्स को कि आप इसको एंटरटेन करिए। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग, एक्सप्लेनेशन और पढ़ लीजिए तो थोड़ा और आपको इससे रिलेटेड चीज समझ में आएगी। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। इस एक्सप्लेनेशन को रखा ही या लाया ही इसलिए गया, जैसा आप देख पा रहे होंगे, दिस वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1976। उसके पहले बड़े परेशानी थी कोर्ट के सामने कि भैया मान लीजिए। अच्छा, इसका अगला भी एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं दोनों का कनेक्शन आपको बता देता हूं। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इममटीरियल whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1, or whether or not such office is attached to a particular place। ठीक, तो ये देखिए, जो अब ये चेंज जो हुए फिफ्थ और सिक्स में, जो फुटनोटिंग में आप देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जो हुए 76 में अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड हुआ है ये, तो पहले इस चीज पे बड़ा डाउट था कि भाई रिलीजियस नेचर की चीज थी, कोई रिलीजियस ऑफिस कि आपको मिलेगा या नहीं। अब दिस वाज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, वो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, उसके नॉर्म्स थे उस पर्टिकुलर रिलीजन के, कि किसी पर्सन को वो रिलीजियस ऑफिस मिलेगा या नहीं होगा। तो ये चीज एक्सप्लेनेशन में एक्सप्रेसली दे दी गई है यहाँ पे, कि भले ही उसमें कोई फीस या रेम्यूनरेशन ना भी हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी या किसी पोजीशन ऑफिस की बात है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा, क्योंकि वो एक राइट क्रिएट कर देता है। अगर प्रॉपर्टी की बात है कि भैया एक मठ है, उसके मठाधीश कौन होंगे, क्योंकि जो मठाधीश होगा उसका राइट टू पोजेशन होगा एक घर पे या एक आश्रम पे। तो जब आपने ये कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी उसमें आ गया। अब वो भले ही रिलीजियस नेचर का क्वेश्चन है प्योरली कि किसको मिलेगा, लेकिन जहां उसमें आपने प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दिया, वहां राइट आ गया, राइट आ गया, पोजीशन की बात हो गई वहां पे। तो ये क्या बन गया, आपका सूट ऑफ सिविल नेचर बन गया, ये ध्यान रखिए। अभी मेरे ख्याल से वो चीज थोड़ी और क्लैरिफाई हो रही होगी, जो आप कह रहे थे कि वो तो वैसे भी सिविल राइट है। तो सिविल राइट है, लेकिन कनेक्टेड किससे, सीधा सीधा कि मठाधीश कौन होगा मठ का,
उसको मिलेगी प्रॉपर्टी। इसीलिए बोथ आर क्लब्ड। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई दीज बोथ आर क्लब्ड। इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक बार फिर पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन वन। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड। आप प्रॉपर्टी का राइट, आप पोजेशन कंसिडर करें कि उस आश्रम का जो ये स्पेसिफिक भवन है, ये हमें मिलना चाहिए बीइंग द मठाधीश ऑफ दिस आश्रम। तो यहाँ पे भाई साहब भले ही वो क्वेश्चन रिलीजियस नेचर का भी है, अब उस पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड बात है कि मठाधीश कौन बनेगा, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है या ऑफिस का क्वेश्चन है कि मठाधीश कौन होगा, ये कंटेस्ट अगर किया गया है, सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन दी सूट ऑफ सिविल नेचर। ये बिल्कुल उसमें आएगा सूट ऑफ सिविल नेचर में। अच्छा, इसी से कनेक्टेड एक चीज आपको और मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए ऑफिस या प्रॉपर्टी की तो बात हो गई, वो एक रिलीजियस के अलावा भी चीज उसमें आ गई है कि आप प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं या कोई ऑफिस क्लेम कर रहे हैं एक सूट में, तो सूट ऑफ सिविल नेचर है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है कोई इस तरीके का, और वहां लीगली कोई कंटेम्प्ट वाला इशू नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी मठ के मठाधीश हैं और कहीं पे वो पब्लिक प्लेस पे आते हैं, मैं वहां हूं, और वो ड्यू रिस्पेक्ट में उनको पे नहीं करता हूं जो नॉर्मली वहां का कस्टम है, या वहां उन मठाधीश को जो एक ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है, मैं वैसा अपने आप को कंटेस्ट नहीं करता हूं, मैं वहां पे वो फॉलो नहीं करता हूं। हाँ, डायरेक्टली उनकी बॉडी या उसके साथ कोई राइट का वायलेशन नहीं कर रहा हूं कि मैं ऐसा कुछ कर दूं, लेकिन वो जो बाकी लोग वहां एक रिस्पेक्ट या एक ऑनर शो कर रहे थे टुवर्ड्स दैट पर्सन बिकॉज ही इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफिस, मैंने वो काम नहीं किया। तो क्या इसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल हो सकता है? क्या ये सिविल लीगल राइट का वायलेशन है? नहीं है भाई। ये वॉलेंटरली ऑफरिंग है, बिल्कुल ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। इसमें कोई लीगल राइट का, हाँ, अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोर्ट में आप हैं, वहां आप जज से कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन इस तरीके के ऑनररी चीजों में अगर ऐसा मैं करूं, तो यहाँ कोई सिविल लीगल राइट की बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऑफिस कंटेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वहां इन एसेंस एक सिविल राइट ऐड हो गया। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सूट ऑफ सिविल नेचर, और इसीलिए एक्सप्लेनेशन ने वो बात बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करी है। आई होप द पिक्चर इज गेटिंग क्लियर। थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा अभी। अभी रुक जाइए, अभी पूरे नोट्स भी होंगे, अभी अपन वो जजमेंट्स डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिफाई होंगी ये चीजें आपको। अभी आई होप आपको एक जनरल क्लैरिटी आई होगी इतना सब पढ़ने और लिखने के बाद कि क्या क्या सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा। उसको अब अपन करते हैं टेस्ट। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक, तो पहला लिखिए एग्जाम्पल्स में, राइट टू टेक आउट रिलीजियस प्रोसेशन। राइट टू टेक आउट रिलीजियस प्रोसेशन, ये जो यात्रा अभी चालू होगा ना, अभी नवरात्रि आएगी तो विशाल चुनरी यात्रा, और मोहल्ले के सारे युवा नेताओं की फोटो रहेगी उस बैनर में, विशाल चुनरी यात्रा। तो ये जो प्रोसेशंस हैं रिलीजियस, इसका क्या है, ये है कि नहीं? सो अगर इसको वॉयलेट किया जाए, क्या इस राइट को एनफोर्स कराने के लिए आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिविल लीगल राइट, रिलीजियस मैटर है लेकिन सिविल लीगल राइट का वॉयलेशन है। कौन से राइट का वॉयलेशन है ये और बताइए? कौन से राइट का वॉयलेशन है? कहाँ है राइट प्रोसेशन निकालने का? भैया आर्टिकल 25 में ही है ये भी। आर्टिकल 25 में ही है। यस, रिलीजन वाला जो पूरा पोर्शन है 25 से 28। ये प्योर सिविल सूट नहीं है नवीन, ये प्योर सिविल सूट नहीं है, रिलीजियस मैटर कंसर्न्ड है इसमें।
क्योंकि आप प्रोसेशन रिलीजियस, हाँ बारात निकालना है तो प्योरली सिविल लीगल राइट है। अगर आपको बारात निकालना है, दैट में बी प्योर सिविल सिविल लीगल राइट। बट यहाँ रिलीजियस प्रोसेशन आप निकाल रहे हैं, एक रिलीजियस इशू है इसमें। ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, राइट टू वर्शिप, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी। राइट टू वर्शिप, तो राइट टू वर्शिप क्या सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा? अगर आप इन्फोर्स कराने जा रहे हैं, बिल्कुल आएगा। द सेम आर्टिकल 25 गिव्स यू द राइट। ऑल राइट। तीसरा लिखिए, पर्दा नशी वुमेन्स राइट टू पर्दा। पर्दा नशी वुमेन्स राइट टू पर्दा, क्या ये सिविल लीगल राइट है? कहाँ है? अगर है तो कहाँ है? इसीलिए सरदार खान बहुत पसंद है अपने को। जमीन आपका है तो कागज दिखाइए, और आप कह रहे हैं ऐसा है तो कानून बताइए, प्रोविजन बताइए। 25 में कहा? अरे नहीं भाई, पर्सनल लिबर्टी है ये तो। बिल्कुल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये तो। इस एक्सप्रेशन में भी आ सकता है, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में भी आ सकता है, बिल्कुल। तो ये 21-19 में राइट है। ऑल राइट, इसके बाद लिखिए अगला। राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या होगा? राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल के हैं तो वोट डालने का अधिकार बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन भी रिकॉग्नाइज करता है, सेपरेट स्टैट्यूट है उसके लिए। बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड राइट है, बिल्कुल आएगा। एक्सपल्जन ऑफ मेंबर फ्रॉम हिज कास्ट, अगला लिखिए, एक्सपल्जन ऑफ मेंबर फ्रॉम हिज कास्ट। अब यहां दो चीजें बन जाएंगी। एक पर्सन का एक्सपल्जन होता है अगर उसकी कास्ट से, दो बातें बन जाएंगी। देखिए, एक्सपल्जन जब तक उस लेवल का है कि उसको शादी में नहीं बुला रहे, बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहे, कोई उससे फैमिली से बात नहीं कर रहा, यहां तक तो अभी वो क्या है आपका, सूट ऑफ सिविल नेचर में नहीं आएगा, क्योंकि किसी सिविल लीगल राइट का वायलेशन नहीं। प्योरली सोशल इशू है, प्योरली सोशल इशू है। अभी वो प्योरली सोशल इशू है, कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन अगर यहाँ इन एसेंस उस पर्सन का कोई सिविल लीगल राइट आपने वॉयलेट किया, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक रोड से जाने से रोक दिया, ऐसे में आ जाएगा सूट ऑफ सिविल नेचर में। ऐसे में सूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी इस एग्जाम्पल में। ऑल राइट। अगला लिखिए, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स for holding religious festivals. Right to claim contribution of funds for holding religious festivals. Right to claim contribution of funds for holding religious festival. ये क्या है? इसके लिए आप कर सकते हैं क्या कि ये चंदा चाहिए? अब जैसे मैं जिस सोसाइटी और एरिया में रहता हूँ, और भतेर युवा नेता है, वो अपने पास नहीं आते, लेकिन उनको पता है बड़े ही एंटी सोशल और बड़े ही अजीब टाइप के आदमी हैं, इसलिए वो अपने पास बिल्कुल नहीं आते चंदा मांगने। अपन उनसे ही सौका ले लेते हैं, और खिलाओ, तुम बोझ हो जमाने पे, सौका तुम दे जाओ हमें। ठीक है। अच्छा, ये किसी कंडीशन में क्या आप ये सोच सकते हैं? हाँ, वो देशद्रोही वाला तो अपने ऊपर बहुत पहले से लगता आ रहा है। अच्छा, क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये जो रिलीजियस प्रोसेशन में फंड्स क्लेम
करने का जो राइट अपन बात कर रहे हैं, इसको अपन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी सरकमस्टांस आप सोच सकते हैं या आप मुझे बता सकते हैं जिसमें ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन? देखिए, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो बता ले जाएंगे। मैं बहुत देर से इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, ये सब रटने की बातें हैं ही नहीं। आपके कंसेप्ट क्लियर है ना? मैं बता रहा हूँ, कभी आपको वो लिस्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। क्या आपको एक ऐसी कंडीशन बता सकते हैं जिसमें ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाए? राइट टू क्लेम फंड्स फॉर होल्डिंग रिलीजियस फेस्टिवल। करेक्ट नवीन, वेरी गुड। व्हेन इट इज प्रॉमिस्ड। भाई अगर वो आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हमें इधर पे झांकी बनानी है, और मैंने कह दिया, मैंने ये प्रॉमिस कर दिया, वो उन्होंने कहा झांकी बनाना चाह रहे हैं लेकिन पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसे नहीं है। अरे मैंने कहा बनाओ, हम देंगे पैसे। आप बनाओ, मैं पैसे दूंगा, प्रॉमिस कर दिया है मैंने। अब आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ढंग से पढ़ा है और अगर आपने प्रॉमिसरी स्टॉपेल उधर पढ़ा है, प्रॉमिसरी स्टॉपेल, करेक्ट, प्रॉमिसरी स्टॉपेल मतलब आपके कहने पे किसी पर्सन ने अपनी पोजीशन अगर चेंज कर ली है, मेरे कहने पे अगर उन्होंने झांकी बना दी कि मैं पैसे दूंगा, बाद में मैं स्टेप बैक नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, आई हैव टू पे देम। वहां ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आ जाएगा, बिल्कुल देना पड़ेगा फिर, अगर आपने बोला है तो। बात समझ रहे हैं? ऐसी कंडीशन में आपको देना पड़ जाएगा, अदरवाइज जनरली तो वो नहीं आता। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू। समझ में आ रहा ना भाई? ऐसा तो नहीं एकदम हवा हो रहा हो। थोड़ा अपने आप को थाम के बैठिए, सीपीसी पढ़ रहे हैं आप, है ना, इसलिए थोड़ा। फिर जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि भाई कोई रिलीजियस ओनर है, कोई ऑनर है, रिलीजियस ऑनर है, जो कि कनेक्टेड नहीं है किसी ऑफिस से, लेकिन ऐसे ही रिलीजियस ऑनर है कि कोई साधु बाबा आए, मैंने उनकी इज्जत नहीं करी, या हमने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें चाहिए थी, या जो नॉर्मली लोग दे रहे थे वो हमने नहीं दी। सो क्या ऐसे केस में मेरे अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है? क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा? तो भाई हमने अभी कंक्लूड किया नहीं आएगा, वेरी करेक्ट, नहीं आएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब एक जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था आखिरी, वो ये कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, क्योंकि वो बाइगेमी कमिट करने जा रहा है, वो उसके अगेंस्ट कोर्ट जाना चाहती है और इंजंक्शन लेना चाहती है। वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाके इंजंक्शन लेना चाहती हैं वाइफ कि हमारा हस्बैंड दूसरी शादी नहीं करेगा। इज इट अ वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट, या ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा? कहीं से ये इंजंक्शन का सूट क्या फाइल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कॉन्जुगल राइट का वायलेशन है, यहां तक तो आप करेक्ट पहुंच रहे हैं प्रिया, बिल्कुल। कॉन्जुगल ड्यूटीज हैं उसकी टुवर्ड्स हर वाइफ, तो दूसरी शादी से वो वॉयलेट होंगी, यहां तक तो आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं। चलिए, इसको कंक्लूड अभी नहीं करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे अपन अपनी अगली क्लास में, जो रेगुलर अपन क्लासेस चालू करेंगे, इसको वहां कंक्लूड करेंगे। और इस टॉपिक का एक सब टॉपिक और होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार क्या है। सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर तो आपने कर लिया, अब जो लिखा है, जो दो एस्पेक्ट है ना सेक्शन 9 के, पॉजिटिव वाला तो अपन ने कर लिया कि सूट ऑफ सिविल नेचर है तो आप एंटरटेन करेंगे, लेकिन जो दूसरा वाला है कि आप प्रोहिबिशन या बार, उसमें इम्प्लाइड एक्सप्रेस दोनों है, तो क्या इम्प्लाइड बार क्या होता है, एक्सप्रेस बार क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। साथ में ये वाला इलस्ट्रेशन का आंसर चाहिए मुझे, जो आज हमने अभी किया हस्बैंड वाला। बाकी जनता भी इस पे थोड़ा दिमाग लगा के आए, थोड़ा सोचो, दिमाग में जंग जल्दी लगती है, इसीलिए थोड़ा दिमाग चलाइए। अह, ठीक है नवीन, डिस्कशन होगा इस पे। हाँ, हाँ, सब
का व्यू चाहिए अपने को, यू मे हैव अ कॉन्ट्ररी व्यू फ्रॉम द अदर, यही एक हेल्दी डिस्कशन होता है ना। बहुत सारे ग्रे एरियाज भी अपन ने देखे लॉ में, आईपीसी वगैरह पे, जब अपन वो फैक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्लास में, तो ऑफलाइन में तो लड़ाई हो जाती है कसम से क्लास में। बस ऐसा लगता है कि कोई मार ना दे एक दूसरे को, इस तरीके का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। खैर ऑनलाइन में ये संभावनाएं नहीं है। स्टिल वील गिव इट अ ट्राई, एक डिस्कशन करेंगे इस पे एंड वील कंक्लूड दिस इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू।